किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके पास है तो 238628 डिस्टेंस का मोबाइल नंबर है। सर मैं आशीष गुप्ता बोल रहा हूँ मैम। सर आप हमारी क्लास लग रही है जो हमारे पास गूगल पेज पे आ रहा है ये सेकंड ईयर की क्लास, और आपको ये फर्स्ट ईयर की क्लास है। ये मेरे पास जो अभी सेकंड ईयर की क्लास आपको बोली है उन्होंने। हाँ जी सेकंड ईयर। आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? बीए सेकंड ईयर की हैं आप बच्चे? हाँ जी सर, हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, सेकंड ईयर को तो हम सेकंड ईयर का पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सब सूचनाएं आपके पास पहुंची हैं, और ये जो क्लासें हैं आपकी, ये आपको पता ही है कि 15 तारीख तक लगनी है। इसमें एक आपकी इंटरनल असेसमेंट होनी है 20 नंबर की। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जब लास्ट डेज में क्लास होगी उस दिन आपकी एक 20 नंबर की वो भी लगनी है, इंटरनल असेसमेंट। याद है आपको? तो आज आपका सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त है। ये फोटो एक वीडियो अभी चालू है, ये आपने बंद कर लीजिएगा। NEHARA सरदार जी अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। और मैं सबसे यही बात करता हूं कि आप अपना नाम से जुड़िएगा। मुझे पता ही नहीं लग रहा कि ये मेरी क्लास के बच्चे हैं, कभी किसी ने कुछ लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है। तो अपने नाम से जुड़िएगा। जब आप कल क्लास लगाएं तो ये ध्यान रखें कि आप अपना नाम से जुड़ेंगे। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रोधा, ये सतबीर कौन है जो अपनी वीडियो ऑन कर रहा है? ऑफ करिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के बहुत बड़े। नाम तो सर इसमें मेल आईडी से आता है। तो जो तुमने दे रखा वही आएगा ना। अभी क्लास लग रही है, बाद में बात करेंगे सभी। लास्ट में आपकी क्वेरी बाद में होगी, सबसे अंतिम में, जब हमारी 10 मिनट रह जाएंगे, जब आपकी अटेंडेंस लेंगे, जब आप मेरे से बात करना। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें और उसमें मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है, और उनके भाव को देखते हुए, उनके साहित्य को देखते हुए, उनमें लिखने की एक अद्भुत कला थी। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं, वो ईश्वर भक्ति बचपन से ही उनके मन में, उनके भाव में, उनके विचारों में दिखाई दे रही है। जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया, विद्यालय में जब उन्होंने अपना एडमिशन लिया, तो महाकवि तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, घनानंद और पद्माकर आदि जो भारत के प्राचीन और राष्ट्र गौरव हैं,
अगर उस गौरव की बात मैथिलीशरण गुप्त ने की है और हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ये ऋषिकुल वाले हैं, ये अपनी बदमाशी छोड़ दें और अपना माइक ऑफ कर लें। ये पानीपत से ऋषिकुल कौन जुड़ा है, ये अपना माइक ऑफ कर ले। सुनने रहा क्या आपको? अगर हम तुलसी की बात करें, सूर की बात करें या बिहारी की बात करें, तो मैथिलीशरण गुप्त अपने जीवन में इन सब साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। महाकवि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की तो विश्व के एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में आज हमारे बीच में है। अगर सूर ने बिहारी ने और घनानंद ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मैथिलीशरण गुप्त के जो प्रारंभिक जीवन है, जो प्रारंभ में जो साहित्यिक घटनाएं उनके जीवन में घटी, वो कोलकाता से अपने आप को अपना प्रारंभ मानते हैं और बाद में राघवेंद्र और पाटलिपुत्र, मोहिनी और सरस्वती आदि पत्रिकाओं में उनकी अनेक रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। उनके लेख इन पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलते हैं। मैथिलीशरण गुप्त खड़ी बोली में काव्य रचना के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं और यहीं से उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये प्रेरणा उनको मिली है, जो लेखन कार्य उन्होंने किया अपने जीवन में, जिन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे और खड़ी बोली के रूप में जो रचना उन्होंने प्रारंभ की, ये सब श्रेय वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को देते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जो भी कविताएं हैं वो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है और इसी कारण हिंदी संसार में और भारत में आधुनिक हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। अब मैथिलीशरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी विधा के रूप में जाने जाते हैं, एक बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। सर एक डाउट था। अभी क्लास है, डाउट क्लास के बाद होगा। अभी अपना माइक ऑफ करिएगा। सब डाउट करेंगे आपके, जब हम अटेंडेंस लेंगे, जब क्लियर करेंगे। सब अपनी वीडियो ऑफ कर ले। मैथिलीशरण गुप्त की जो काव्य रचना है, जो उन्होंने सृजन किया है, रजत कश्यप से बोल रहा हूं, ये अपना माइक ऑफ कर ले। रजत कश्यप अगर जुड़ा है, इनकी काव्य यात्रा बहुत लंबी है, बहुत विस्तार से है। ये रजत शर्मा को हंसने की जरूरत नहीं, अपना माइक ऑफ कर ले ये, और या यहां से डिलीट हो जाए। बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं।
रजत शर्मा को सुन रहा है? मेरी आवाज सुन रही है? रजत कश्यप, सर आपको बार बार मैं ये कह रहा हूँ, सुन नहीं रहा कि आप अपना ये वीडियो ऑफ कर लो? सुन नहीं रहा क्या? बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप सेकंड ईयर के बच्चे हैं, इतने छोटे नहीं हैं, अपना माइक भी ऑफ करिएगा। बार बार इसी चीज़ पर इतना टाइम वेस्ट करने का नहीं है मेरे पास टाइम कि आपको बार बार यही चीज़ें समझाता रहूँगा मैं। ये कल से ध्यान रखना है। आप जुड़ेंगे, माइक ऑफ रखेंगे अपना, जितनी बोलना माइक ऑन करेगा, और वीडियो तो कतई नहीं चलानी है। इसकी काव्य रचना एक बहुत लंबी सूचीबद्ध हमें दिखाई देती है, जिसमें जय, दर्थ, वध, साकेत, काबा, करबला, स्वदेश गीत और मंगल घाट, न जाने कितने ऐसे नाम हैं, न जाने कितनी ऐसी रचनाएं हैं जिसकी मौलिकता के आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं। और अनुदित रचनाएं जो प्रकाशित हो चुकी हैं उनका भी बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। गुप्त जी का काव्य क्षेत्र जितना विस्तार से हम बात करें, जितनी विस्तार से हम चर्चा करें, वह समन्वयवादी विचारधारा के कवि, और उन्होंने अपनी जो साहित्यिक यात्रा थी, जो साहित्यिक प्रेम था, उसमें प्रेम, मानव से प्रेम करने की भक्ति, और मानव से प्रेम और भक्ति भाव और राष्ट्र के सौरों में वो संवेदना के साथ। सर, एक क्लासमेट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि भारतीय साहित्य में, भारतीय संस्कृति में मैथिली शरण गुप्त के साहित्य की अगर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मानव प्रेम को सर्वोपरि माना है, भक्ति भावना को सर्वोपरि माना है, और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति उनके साहित्य में कूट कूट के भरी हुई है। अगर भाव एवं कला की दृष्टि से, मतलब भाव और कला दो ऐसे पक्ष हैं, अगर दोनों की दृष्टि से साहित्य की हम अगर चर्चा कर रहे हैं, साहित्य की अगर हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र भावना जो राजनीतिक और सामाजिक लेवल पर गांधीवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से वशीभूत मिलते हैं। उनके हृदय में जाति, उनके हृदय में देश, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। ये जो ऋषिकुल स्कूल पानीपत वाले जुड़े हैं, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर ये सुन रहा है तो डिलीट हो जाइएगा। आपका रेफरेंस मेरे पास है, और ये बदमाशी अगर मेरे सामने होती तो मुझे, आपको भी पता लग जाता कि बदमाशी कैसे करते हैं, उसका भी आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता। मेरे सामने नहीं है, आप विजुअल जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा हाथ में नहीं है। मेरा हाथ में होता तो मैं कभी का आपको डिलीट कर देता। और कल से मैं आपकी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर रहा हूं कि इसके पास कोई मैसेज ना जाए, और इसको सूचना डिपार्टमेंट से लेटर भेज दिया जाए। अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, अभी आपने फाइनल भी करनी है। ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी क्लास आपकी बीए सेकेंड ईयर रह जाए। अछूतों, अबलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए उनमें बेहद जज्बा था।
वो बेहद करुणा लोगों में दिखाते थे और उनकी अनेक कृतियों में राष्ट्रीय भावना के साथ ये जो भाव उन्होंने दिखाए हैं, जो हृदय प्रेम उन्होंने दिखाया है, यथासंभव इस बात पर चर्चा करना जरूरी है। रोहन मल्होत्रा, अभी हमने यही क्लास में यही जिक्र किया है कि अपनी वीडियो ऑफ करके रखें। आप नए जुड़े हैं क्या? उन्होंने कभी भी और कहीं भी सामाजिक भावनाओं की अवहेलना नहीं की। वो मानव को मानव समझते थे, मानव प्रेम करते थे, देश प्रेम करते थे। राष्ट्र प्रेम के भाव उनके विचारों में, उनकी लेखनी में और उनके साहित्य में कोई ऐसा पल नहीं, कोई ऐसा साहित्य नहीं जहां दिखाई नहीं देता हो। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य इंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। दीपेश अपनी वीडियो कर लो। और ये इस सौरभ वर्मा के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। ये अपने रेफरेंस नंबर डालें, क्या क्या तुम्हारे रेफरेंस और कितने लोग तुम जुड़े हो। ये बार बार अपनी वीडियो ऑन क्यों कर रहा है दीपेश? ये कौन है ये जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है? ये क्लास है, कोई मजाक नहीं है। उनके अंदर राष्ट्र भाव की, जो मातृभूमि की जो सत्य गुण हैं, जो भाव गुण हैं, उनके राष्ट्र प्रेम की प्रारंभिक भावनाओं में सर्वप्रथम भारती में उपलब्ध हैं। बाद में तो उनका विकसित रूप सभी जगह दिखाई देने लगा, लेकिन सबसे पहले उनका जो राष्ट्रहित में जो भाव था उनका, और उस भाव के अनुरूप ही उन्होंने अपने साहित्य को, आधुनिक हिंदी साहित्य में अपने आप को और अधिक विकसित और आम जन के लिए सामान्य दिखाई दिया है। सामान्य जनता को उन्होंने हिंदी जगत और हिंदी जगत के साथ आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पराकाष्ठा, आधुनिक हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन विधाओं को सामान्य रूप से उन्होंने भारती में दिया है। उनकी जो धार्मिक चेतना थी, जो धार्मिक व्यापकता थी, वो ईश्वर के गुणों को गायन के रूप में करते थे, बल्कि उसके माध्यम से समाजवाद से संबंधित आदर्शों की प्रतिष्ठा जो बढ़ाई उन्होंने, जो समाज में समाजवाद का जो नारा दिया, जो एकता का नारा दिया, जो समानता का नारा दिया, वो संभवतः इस बात के प्रेरक हैं। वो इस बात को मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम के माध्यम से ही संभव है। अगर आपने भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो मानव प्रेम एक साधन है, मानव प्रेम एक रास्ता है।
जिस रास्ते से होकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। वो राम की आराधना करते थे, उनको भगवान मानते थे, उनको आराध्य के रूप में स्वीकार करते थे। वे राम के सिवाय किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते थे। और उन्होंने अगर कोई भी ईश्वर की शक्ति की बात करी, ईश्वर की भाव की बात करी, ईश्वर से प्रेम की बात करी, मानवता प्रेम की बात करी, तो वो अपना आराध्य, अपना भगवान राम को मानते थे। धार्मिक संकीर्णताओं का कहीं प्रमाण उनके साहित्य में दिखाई नहीं देता है। इसलिए उन्होंने राम के विषय में लिखा है, राम लला ललाम जिसका सर्वमंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। वे कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि रामलला ही आपके जीवन को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। अगर मानव से आपने प्रेम किया है, अगर मानव के प्रति आपके हृदय में प्रेम है, तो आप उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो भाव आपके अंदर है, शक्ति आपके अंदर है, वो विचार आपके अंदर हैं, तो मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में अगर उन भाव को अभिव्यक्त करें, उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करें, उस भाव को प्राप्त करने की चेष्टा करें, तो निश्चित है उस रामलला को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब कबीर नानक दादू का बाप का वही विश्राम, नव नव रूप पुराण उन लीला धाम राम का नाम। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, चाहे कबीर है, चाहे नानक है, चाहे दादू है, जब तक हम उस लीला धाम राम का जिक्र नहीं करेंगे, उसको विचारों का अपने मन में, अपने शरीर में, अपने तन में अभिव्यक्त नहीं करेंगे और उसके विचारों को शुद्धता के साथ मानव कल्याण की बात नहीं करेंगे, समानता की बात नहीं करेंगे, समरसता की बात नहीं करेंगे और एकता की बात नहीं करेंगे, तो हमें उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है, आपके अंदर विराजमान है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको शक्ति दी है और वो शक्ति आपके शरीर में है, आपके मन में है, आपके विचारों में है, आपके अभिव्यक्ति में है। कैसे प्राप्त करना है और कब प्राप्त करना है, यह आपके अंदर आपकी शक्ति, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका ब्रेन सोचता है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर मैथिली शरण गुप्त राम की बात कर रहे हैं, राम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, उसके गुणों की बात कर रहे हैं, वो सर्वमंगल की बात कर रहे हैं, वो सर्वेश श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तो जब मंगल भाव आपके मन में होगा, किसी प्रभु को पाने की शक्ति आपके हृदय में होगी, तो निश्चित है आप उन भाव के साथ उसको प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक हमारी अध्येता क्या है? मैथिली शरण गुप्त ने जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में
कोई भाग, कोई अंग नहीं छोड़ा जिस अंग पर उन्होंने चर्चा नहीं की। उन्होंने भारतीय हिंदू खंडात्मक को भी अपने साहित्य में समाहित किया है और कविता के माध्यम से उनकी सद्भाव, उसका गुणगान, उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास की बात करी है, समाज की उन्नति की बात करी है, समाज के विकास की बात करी है, समाज में समानता की बात करी है, समाज में समरसता की बात की है। और यही उनके अतीत के गौरव का गुणगान है। आज जो हम मैथिली शरण गुप्त के भाव की अभिव्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, उनके साहित्य का जो गुणगान कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, भारत और भारती में जहां भी वर्तमान परिदृश्य में, जहां भी वर्तमान दृश्य पर आंसू बहाए हैं, वहां अतीत में प्रसन्नता भरी हुई भी दिखाई दी है। अतीत का अगर हम जिक्र करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त के समय में कोई अच्छा वातावरण नहीं था। साहित्य की जो अभिव्यक्ति थी, साहित्य की जो पराकाष्ठा थी, लिखना, समझना और समाज तक उसको भेजना, ये बहुत कठिन कार्य था। साकेत में, जैसे साकेत और यशोधरा की अगर हम बात करें, उसमें नारी के उदात्त स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया है, छुआछूत का उन्होंने वर्णन किया है, भारतीय किसान का उन्होंने वर्णन किया है, भारतीय पिछड़े वर्ग का उन्होंने वर्णन किया है, और अपनी उस करुणा दृष्टि से साहित्य में लेखन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। उनका जातीय प्रेम विश्व प्रेम की इकाई के रूप में माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त आजादी से पहले अगर हम साहित्य, आधुनिक साहित्य की बात करते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि लिखना जितना मुश्किल था, उतना मुश्किल लोगों तक पहुंचाना था। क्योंकि छुआछूत हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही है। जाति सांप्रदायिक जो हमारे देश में हो रहे हैं, वो उस समय भी वैसे ही थे। अगर मैथिली शरण गुप्त ने इन सब का भारत भारती में जिक्र किया है, उन्होंने नारी का भी उसमें जिक्र किया, किसान, भारतीय किसान का किया, पिछड़े वर्ग का किया। अगर ये करुणा की दृष्टि उनके कहीं विचारों में थी, तो निश्चित है वो भारत के समाज के बारे में अच्छा ही सोचते होंगे। गुप्त जी के साहित्य में जो प्राकृतिक चित्रण का उन्होंने जो वर्णन किया है, वो परंपरागत रूप नहीं अपनाया जा सकता, परंतु वो प्रकृति के उन सब चित्रण, प्रकृति के सब उन चित्रों को, चाहे उन्होंने पंचवटी में चांदनी रात का एक सुनहरे शब्दों में वर्णन किया हो और कहा है, चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनील और अंबर तल में। उनकी भाव की अभिव्यक्ति देखिए, चांदनी रात है और वो पंचवटी में लिखते हैं, चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही जल थल पर,
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल पर। प्रकृति के माध्यम से वो एक इस प्रकार से उस चांदनी रात का वर्णन कर रहे हैं, उस चंद्रमा के चांद का वर्णन कर रहे हैं और नैतिकता उपदेश देने की भी चेष्टा कर रहे हैं और पूर्ण रूप से जो प्रकृति के रहस्य हैं उनका भी उद्घाटन कर रहे हैं, उनको भी आपके समक्ष दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रकृति के ऊपरी रूप की झलक मात्र से संतुष्ट नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, आनंद के साथ उसकी अनुभूति करिएगा। उसको मन, जो आपके विचार हैं, जो आपका मन है, उस मन पर ले जाइएगा, उसको अपने विचारों में समाहित करने का प्रयास और प्रयत्न करिएगा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। मन के हृदय के उद्गार हैं। उस चांदनी रात के को देखकर उनके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने प्रकृति चित्रण का किस प्रकार से वर्णन किया है। वो प्रकृति चितेरे थे, प्रकृति के वो प्रेमी थे और वो उस झलक को पाने के लिए ललायित हो रहे हैं। और अनेक कविताओं में उन्होंने लिखा है, नाच रहे हैं अब भी पत्ते, नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर ललच भरे लहकते हैं। प्रकृति की चित्रण का वर्णन उन्होंने कैसे किया है, उनके मन में कैसे उद्गार हैं, उनके मन में कैसे भाव हैं प्रकृति के रूप में। क्योंकि प्रकृति कितनी सुंदर है, उसका सौंदर्य कितना भी भावक है। जब बारिश का मौसम होता है तो सभी पक्षी नाचने लगते हैं, सब पेड़ नाचने लगते हैं और उसमें बौद्धिकता के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है। संप्रेषण जब भाषा का प्रकृति में घुलता है, उस सहजता के वातावरण को और प्रफुल्लित कर देता है। नाच रहे हैं अब भी पत्ते। मैत्रेय गुप्त कहते हैं कि प्रकृति का जो रूप है, उसका स्वरूप है जो, उसमें कितना आनंद है, कितनी मिठास है। और हम सब मिलकर अगर प्रकृति को और सुंदर बनाने का प्रयत्न और प्रयास करें तो हमारे जीवन में और अधिक प्रसन्नता दिखाई देने लगेगी। हमारी बौद्धिकता क्या है? गुप्त जी ने भारत के अतीत और भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे त्योहार, यही तो भारतीय संस्कृति है, हमारी भाषा। और उसकी बौद्धिकता के रूप में अगर हम मैत्रेय गुप्त ने बात की है, उसकी प्रतिष्ठा की बात की है, उसकी उच्चता की बात की है। अगर हम एहसास ना करें, अगर हमने उस बात का एहसास हो जाए कि हम प्रकृति के चितेरे बन सकते हैं और प्रत्येक भारतीय के हृदय में
प्रकृति के प्रति जो भावना, जो भाव, जो अभिव्यक्ति दिखाई देती हो और वो महसूस करता हो, तो वो भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या ही ऐसे करने की क्षमता रखता है, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने की है। और इसलिए उनके राम अवतारी राम नहीं हैं और न ही वो कोई दिव्य संदेश पृथ्वीवासियों को देते हैं, इस मृत्यु लोकवासियों को देते हैं, बल्कि वे आदर्श मानव हैं और अपने महान कार्यों से धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। वो राम के बारे में लिख रहे हैं, राम को कह रहे हैं कि राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो दशरथ का बेटा राम वन में गया था, और जब 14 वर्ष वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या आया तो उसी दशरथ का बेटा राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस आया था। और यही हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है, और ये भारतीय संस्कृति का उद्घोष है विश्व को कि राम जैसे जो कैरेक्टर हैं, राम जैसा जो व्यक्तित्व है, और जब जंगल से लौट के 14 वर्ष के बाद वो वापस अपने देश, अपने राज्य में वापस आता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाकर वापस आता है। यही हमारे जंगलों की खासियत है, और यही हमारी प्रकृति का सौंदर्य है, और यही हमारी प्रकृति का बौद्धिक है। जिस अवतारी रूप की हम चर्चा कर रहे हैं, और जिस अवतार रूप को मैथिली शरण गुप्त ने आपके समक्ष रखा है, लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया, लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सिद्धर से कौतुक किया। वो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो प्राचीन हमारा सौंदर्य है, उसके युग दृष्टा, युग आदर्श के रूप में वो अवतारी राम को स्वीकार कर रहे हैं। उसमें मानवतावादी दृष्टिकोण स्वीकार कर रहे हैं, उसमें रहस्यवादी दृष्टिकोण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो मानवता की बात कर रहे हैं, वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, वो किसान की बात कर रहे हैं, वो आम जन की बात कर रहे हैं, वो समानता की बात कर रहे हैं। और आपको चाहिए क्या? ऐसे राष्ट्र कवि हमारे देश के हुए हैं जिन्होंने केवल और केवल राष्ट्र का गुणगान किया। राष्ट्र की जो भाव व्यक्ति है उसको अपने साहित्य में पिरोने का काम किया। उनका मानववादी जो दृष्टिकोण है वो महात्मा गांधी में बहुत बड़ी, जो गांधीवादी जो दृष्टिकोण है उसमें गहरी आस्था रखते हैं। उन्होंने बार बार अपने साहित्य में गांधी के सिद्धांतों का वर्णन किया है, और मानवीय संवेदना, मानवीय भाव, सत्याग्रह, अहिंसा और उसके सिद्धांत का निरूपण करके हिंदी साहित्य जगत में और आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हें समाज नीच कहता है, पर है ये भी तो प्राणी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मानव तो मानव है, तो हमने सब ने मिलकर मानव कल्याण की बात करनी चाहिए। जाति और धर्म की हमने बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम धर्म का जिक्र करते हैं तो वहां कर्तव्य की बात करनी चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त भी लिखते हैं, इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं
ये भी तो प्राणी, इनमें मन और भाव हैं किंतु नहीं है वैसी वाणी। भाव की अभिव्यक्ति, भाव का जो संचार है, भाव उनके अंदर इस समाज को एक रूपता में पिरोने का काम कर रहे हैं। वे मानवतावादी दृष्टिकोण को और अधिक प्रफुल्लित करने का काम कर रहे हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति से, अपने भावों से वो समाज को एक रूप बनाना चाहते हैं, समाज को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं। उनके लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जैसे 15वीं सदी में संत रैदास ने समानता और समरसता की बात की थी। उन्हीं गुणों को आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि इन्हें समाज नीच कहता है। और इससे पहले आप इन लाइनों को संत रैदास के साथ जोड़िएगा कि ऐसा चाहूं राज में, और मैथिली शरण गुप्त कहते हैं इन्हें समाज नीच कहता है। और गुरु रविदास कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उस समानता, समरसता और एकता की बात संत रैदास ने 15वीं सदी में कही। और फिर आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड में जब हम मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इन्हें समाज नीच कहता है, पर है ये भी तो प्राणी। ये मानवतावाद के उपासक हैं, ये मानवतावाद की बात करते हैं, ये समानता की बात करते हैं, ये जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं। ये मानव मात्र का सुख चाहते हैं और जाति भेद के भाव से बहुत दूर हैं। इनके लिए मनुष्य मनुष्य है। और यहां मनुष्य की इतनी अनेकों अनेक जातियां हैं। मनुष्य मनुष्य में भेद है, मनुष्य मनुष्य में भाव की अभिव्यक्ति है। यहां पक्षी पक्षी को जन्म देता है, यहां पशु पशु को जन्म देता है, लेकिन इस मृत्युलोक में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य को जन्म नहीं देता, वो जाति को जन्म देता है। और ये बार बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि जो जाति का भेद है, ये प्रकृति ने नहीं बनाई है। जाति मनुष्य ने बनाई है। प्रकृति ने तो मनुष्य बनाया है, प्रकृति ने तो पेड़ बनाए हैं, प्रकृति ने तो पशु बनाए हैं, प्रकृति ने तो पक्षी बनाए हैं। और ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब प्रकृति की ही देन है। भगवान भी प्रकृति है। और उस प्रकृति का वर्णन जब मैथिली शरण गुप्त ने अपने शब्दों में कहा, भाव की अभिव्यक्ति चाहे शिक्षा के रूप में है, चाहे वो चंद्रमा के रूप में उन्होंने, चाहे नक्षत्र के रूप में उन्होंने चर्चा की हो, और चाहे जाति की उन्होंने चर्चा की हो। सैल्यूट है मैथिली शरण गुप्त को। उनका विश्वास नहीं था, जहां उन्होंने दलित वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किया, वहां विभिन्न धर्मों के प्रति अपना श्रद्धा भाव भी प्रकट किया है। कौन दलित है? ये केवल भाव की अभिव्यक्ति है। दलित वो है जिसके साथ अन्याय हुआ हो। दलित कोई जाति नहीं है, दलित कोई समाज नहीं है, दलित एक विचार है। ये किसी भी जाति में, अगर हमने जाति बनाई है तो ये किसी भी जाति में फिट बैठता है। ढलन तो सबका हुआ है। और गरीब कौन है, अमीर कौन है, ये भी भाव की अभिव्यक्ति है। वो मानवतावाद को एक संदेश दे रहे हैं और मोहम्मद साहब के प्रति उनकी जो श्रद्धा भाव थी, और गुरुकुल में सिख गुरुओं के प्रति भी अपनी आस्था प्रकट की है। आज विकट परिस्थितियां इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में है।
और इस विकट परिस्थिति में जो जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, अगर उस वर्ग की बात करें जो साधन संपन्न लोग हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि भारत में जो सिख गुरुओं ने संदेश दिया था, जो सिखों को संदेश दिया था, उनके गुरुओं ने आज वो उसकी पालना कर रहे हैं। आज वही सिख हैं जो इस आपदा की घड़ी में पूरे विश्व में अपने गुरुओं का नाम रोशन कर रहे हैं। वही उन्हीं के अंदर सेवा भाव है, उन्हीं के अंदर वो मानवतावाद के गुण प्रफुल्लित हो रहे हैं। अगर उनके भाव की अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली हम बना दें और उनको गुणों को अपने जीवन में धारण कर लें, तो निश्चित है कि आज कि इस विकट परिस्थिति में, इस महामारी में मनुष्य की सेवा करे, वो जाति को भूल जाए, वो धर्म को भूल जाए। अगर उसका धर्म है तो मानवतावाद उसका धर्म है, अगर धर्म है तो उसका कर्तव्य उसका धर्म है। और यही मैथिली गुप्त ने अपने साहित्य में संदेश दिया है।